दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। प्यारे विद्यार्थीगण, आज हम लोग कक्षा 9 के छिदित से जो प्रथम चैप्टर प्रेमचंद जी द्वारा लिखित दो बैलों की कथा के बारे में हम लोग जानेंगे। यह जो कहानी जो है वो जानवरों के बीच की जो दोस्ती होती है उसको उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हम लोग प्रेमचंद जी के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। प्रेमचंद जी किस प्रकार के लेखक थे और उन्होंने क्या क्या लिखा और किस तरीके से उन्होंने लिखने का प्रयास किया। तो बता रहा है कि प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। तो प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो 1880 में हुआ था और वो गांव का नाम था लम्ही और उस जिला का नाम क्या था? बनारस। बुरा उनका मूल नाम धनपत राय। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा तक बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने से सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। तो प्रेमचंद जी जो थे वो उनका जो बचपन था वो अभावों में गुजर गया। उनके पिता की देहांत हो गई, वे काफी गरीब हो गए। तो हुआ क्या कि वो मात्र में बीए तक की पढ़ाई कर पाए। बीए से बाद वे पढ़ाई नहीं कर पाए और जब बीए के बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं की तो जॉब करने के लिए सोचा, नौकरी करने के लिए सोचा और उन्होंने सरकारी पद पे उन्होंने नौकरी भी की। लेकिन उस जमाने में असहयोग आंदोलन में जाने के बाद हुआ क्या कि वो जो थे वो असहयोग आंदोलन में चले गए और जब असहयोग आंदोलन में वे चले गए तो हुआ क्या कि उन्हें जो उनकी सरकारी नौकरी जो लगी हुई थी उस नौकरी से उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। जो नौकरी वो कर रहे थे उस नौकरी से उन्हें क्या करना पड़ा? त्याग पत्र देना पड़ा। और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में एक महान कथाकार का देहांत हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि जब सरकारी नौकरी उन्होंने छोड़ दी तो उन्होंने किया क्या कि लेखन का जो प्रक्रिया होता है और लेखन के प्रक्रिया में वो आगे चले गए और लेखन प्रक्रिया में चले गए और सन 1936 ईस्वी में क्या हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। 1880 में लम्ही नामक गांव में वो जन्म लिए और 1936 ईस्वी में क्या हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित देवदास, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायकलप, निर्मला, गगन, कर्मभूमि, गोदान,
उनके प्रमुख उपन्यास, उन्होंने उपन्यास भी लिखा, बहुत सारे उपन्यास लिखे, जिसमें से सेवा सदन हो गया, प्रेम आश्रम हो गया, रंगभूमि हो गया, कायाकल्प हो गया, निर्मला हो गया, गबन हो गया, कर्मभूमि हो गया, गोदान हो गया, हंस, जागरण, माधवी आदि पत्रिकाओं का भी उन्होंने संपादन किया। वह साहित्य परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने गांव और शहरों का परिवेश को देखा। वे गांव में जन्मे थे और जाके उन्होंने पढ़ाई शहर में किया, तो दोनों जगह का जो परिवेश क्या होता है, उस परिवेश को प्रेमचंद्र ने बखूबी से जाना, क्योंकि उन्होंने दोनों जगह अपना जीवन बिताया, गांवों में भी और शहरों में भी। गांव में वो जन्मे, शहर में जाके पढ़े, वहां उन्होंने लिखने का काम किया, बहुत सारे उन्होंने उपन्यास लिखा। तो दोनों के माहौल के बारे में उन्होंने जानने का प्रयास किए। वह कथा साहित्य में किसानों और मजदूरों की दैनिक स्थिति, दलित का शोषण, समाज में स्त्री दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने बहुत सारे मूल्य विषय है ना। प्रेमचंद कथा साहित्य के संसार तो बहुत व्यापक थे। वे क्या करते थे कि कथा साहित्य के वो बहुत बड़े क्या थे, वो ज्ञाता थे। और वह पशु पक्षियों के बारे में उन्होंने बहुत सारा लिखा। अब हम लोग जानते हैं दो बैलों की कथा, बोले दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के संबंध का वर्णन किया है। कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज से नहीं मिलती, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार कुछ रूप से इस कहानी आजादी के आंदोलन की भावना जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद पंचतत्व और चौधरी कथा परंपरा का उपयोग करते हैं। तो दो बैलों की कथा में इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि स्वतंत्रता जो होती है, जो आजादी जो होती है, तो ऐसे किसी को मिलता है, उसके लिए से काफी मेहनत करनी पड़ती है। और कैसे इंसान को स्वतंत्र रहने पर उसको कितनी खुशी मिलती है, वो इन्होंने चैप्टर में ये दो बैलों की कथा के माध्यम से बताने का उन्होंने क्या किया, प्रयास किया है। उसके बाद आगे अब हम लोग पढ़ते हैं अब हम लोग पढ़ते हैं दो बैलों की कथा, है ना। चलिए अब दो बैलों की कथा प्रारंभ होती है ना। पहला चैप्टर है क्षितिज का, और प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित दो बैलों की कथा आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले ये बताने का प्रयास किया है कि जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। बोला ये संसार में जितने भी जानवर हैं, उन जानवरों में जो सबसे बुद्धिहीन जानवर समझा गया है वो गधा है। मतलब गधा को सबसे बुद्धिहीन जानवर कहा गया है। और यदि किसी भी आदमी को बेवकूफ का यदि उपनाम दिया जाए तो उसे गधा बोला जाता है। गधा मतलब क्या है? वो सीधा है, और सीधा है इसलिए उसको बेवकूफ बना है। गधा में बहुत सारे क्या करते, उसके बोझ को, उसका जो माल होता है, बहुत सारे बोझों को क्या करता है, डाल देता है। और
उसका उपयोग करता है, उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं देता, फिर भी बेचारा जो गधा होता है वो काम करता रहता है। उसी तरह जो लोग जो होते हैं, जो बुद्धिहीन लोग होते हैं, उसको कितनों भी कुछ बोलो कुछ करने वाला नहीं, कितने भी काम ले लो कुछ बोलने वाला नहीं। तो उसको हम क्या कहते हैं? गधा कहते हैं। किसी भी आदमी को जो बेवकूफ बोलना हो तो साफ लफ्जों में उसको गधा बोल देते हैं। और जब साफ लफ्जों में उसको हम गधा बोल देते हैं तो इसका मतलब क्या हो? बेवकूफ है। जो कुछ दर्जे का यदि किसी को इंसान को बोलना हो ना तो एक लाइन बोलते हैं कि वो लड़का क्या है? गधा। मतलब कहने का मतलब क्या? वो सीधा साधा क्या है? बेवकूफ है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, बोला गधा सचमुच बेवकूफ है या उसे सीधेपन उसकी निरापद संगत से यह पदवी दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। बोला गधा जो बेचारा सचमुच बेवकूफ है या बेचारा वो सीधा है या वो निराशावादी है, इसलिए उसे बेवकूफ कहा जाता है, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकता। बेचारा उसमें कितनों ही बोझ डाल दो, गधा कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन दूसरे जानवर में ऐसा बात नहीं। यदि कुत्ता को यदि मारिएगा, कुत्ता क्या करेगा? भूखेगा। गाय के पास जाएगा, क्या करेगा? सींग से वार कर सकती है। लेकिन बेचारे गधे के पास वो भी, वो जिए तो जिए कैसे, वो चले तो चले कैसे? वो काम कर रहा है, सिर्फ काम कर रहा है, उसे काम करने के सिवा कुछ आता नहीं है। लेकिन यदि किसी जानवर के पास अगर थोड़ा उसको बोल दीजिए तो आप पे वो क्या कर देगा? आक्रमण कर देगा, अटैक कर देगा, आप नहीं समझ पाइएगा। लेकिन गधा को यदि कुछ भी उसे कर दीजिए, लेकिन वह कुछ करने वाला नहीं है। बोले गाय सींग मारती है, वह भी गाय तो अन्यास की सींगी का रूप धारण कर लेती। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं सुना ना देखा। आप लोग देखिए, कुत्ता कभी कभी गाय होता है क्या, शेरनी बन जाती है, दौड़ जाती है अपने ऊपर। और यदि कुत्ता को यदि मारिएगा तो कुत्ता भी क्या होता है? आप पे दौड़ जाता है ना। लेकिन गधे के आप कुछ भी करो, गधे आपको कुछ करने वाला नहीं। क्या? एक सीधा साधा जानवर है। कुत्ता भी बेचारा बहुत गरीब है, जब कोई उसे खाने के लिए देता है तब वो क्या करता है? खाता है। कुत्ता को बेचारा क्या बोला जाता है? बिना झोले का फकीर बोला जाता है। फकीर की तरफ इधर से उधर जाना, इसके यहां जाना, उसके यहां जाना, तो उसको थोड़ा सा भोजन मिलता है। लेकिन भोजन देने के बावजूद भी यदि उसमें कोई डंडा मारेगा तो क्या हो जाएगा? दौड़ जाएगा। आप ही खाएगा, आप ही को काटेगा। कौन? लेकिन जो गधा होता है वो बेचारा कुछ करता नहीं, वो बेचारा शांत से रहता है, उसको बेवकूफ समझा जाता है, उसका लोग उपयोग करते हैं। वो कभी ये नहीं करता मालिक से मुझे खाना चाहिए, है ना। गधा बेचारा कहता नहीं कि मुझे भूख लगी, है ना। तो क्या होता है, उसकी सीधा बनता लोग क्या करते हैं? फायदा उठाते हैं। इसलिए उसको क्या समझा जाता है? बेवकूफ समझा जाता है। जबकि अन्य जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता। इंसान भी इसी तरह है। जो इंसान सीधा होते हैं उनका लोग सभी लोग क्या करते हैं? उसको फायदा उठाते हैं। लेकिन जो अड़ियल होते हैं उसे कोई फायदा उठाते नहीं, क्योंकि वो उसके साथ कुछ बोलने के बाद क्या हो जाएगा? आपके ऊपर दौड़ जाएगा, है ना। उसके बाद बोला बैसाखी माना चाहे कादर कुचले कर लेता हूं, पर हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विशाल अस्थायी रूप से छा रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों ने जितने गुण
हैं वे सभी प्रकाश को पहुंच गए, पर आदमी उसे बेवकूफ ही कहता है। बता रहा है कि गधा होता है और या खुश हो या दुख हो, उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, जो वो है, वो कभी अपनी स्थिति को बदलता नहीं, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ऋषि मुनि लोग भी बोलते थे जो सीधे साधे रहते हैं ना वो अच्छे रहते हैं, लेकिन आज के जमाने में क्या उसको बेवकूफ समझा जाता है। गधे के पास लाभ आने से कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये जिंदगी क्या कर रहा है, जी रहा है, वो खाना भी नहीं मानता कि मुझे खाने के लिए भोजन चाहिए, उसको भोजन की भी जरूरत नहीं, उसे भोजन नहीं चाहिए, उसे जरा सा भी जरूरत नहीं कि मुझे भोजन मिले, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। बोला कभी सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए भारत या अफ्रीका में क्या दुर्दशा हुई है। बुरा कि जिस प्रकार गधे के सीधेपन का फायदा उठाया जाता है, ठीक इंसानों के साथ भी वही कहानी है। जो लोग सीधे होते हैं ना, बहुत ज्यादा फायदा उठाया जाता है। सीधे लोगों को बेवकूफ समझा जाता है कि सीधा इसलिए वो बेवकूफ से जो चाहो वो काम करवा लो, कुछ बोलने वाला नहीं। आज अफ्रीका में देख लीजिए, हमारे देश के लोग बहुत सारे काम करने बोला जाता है, और वहां के लोग क्या समझते हैं, जो काम बहुत ज्यादा कर रहा है, बेचारा सीधा कुछ बोल नहीं रहा है, उसको लोग क्या समझते हैं, उसी क्या समझा जाता है कि क्या वो बेवकूफ। पर ऐसी कोई बात है नहीं कि उसे बेवकूफ समझा जाए, क्योंकि वह क्या है, सीधापन है। वो अपने सीधेपन का क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। और जब वह सीधेपन का वो अपना व्याख्या जब वो कर रहा है, तो उसे आप बेवकूफ नहीं बोल सकते, है ना। लेकिन उसको लोग आज क्या है, बेवकूफ समझते हैं लोगों से। उसके बाद बोल रहा है क्या कि बेचारे शराब नहीं पीते, क्यों अमेरिका में उसे घुसने नहीं दिया जाता, बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ कर काम करने से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाता है, बदनाम है, कहा जाता है कि वे जीवन आदर्श को नीचा करता है, अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो बेचारे बाहर में जाके उखड़ते, वो दूध पैसा जमा करते अपने परिवार के लिए, कि हम अपने परिवार की आर्थिक जो हमारी स्थिति जो है उसको क्या करेंगे, हम सुधार करेंगे। वो शराब नहीं पीते, वो कुछ गलत काम को नहीं करते, वो सीधेपन से क्या होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन उसको क्या समझा जाता है, बेवकूफ है, वो इंसान कुछ कर ही नहीं रहा, वो किसी पे जवाब ही नहीं देता, वो किसी की बात को जब कोई उसके बात को कोई बोलता है उसके सामने, तो वह क्या करता है, जवाब ही नहीं देता, और वह जवाब देने का कोशिश भी नहीं करता। इसलिए उसको क्या समझा जाता है, कि गलत समय आ जाए उसके उपयोग करने के लिए वो पैसे का रखरखाव करता है, लेकिन उसके पैसे को क्या समझा जाता है, गलत तरीके से करता है। वो बेचारा कुछ उसको क्या कर पाता है, बोल भी नहीं पाता। वह बोलना चाहता है लेकिन वह कुछ बोलता नहीं। उसके सीधेपन का लोग क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। बोले अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से दे दे तो उसे लोग बेवकूफ नहीं समझते। इसलिए कभी कभी समाज में होता है क्या कि ईंट का जवाब पत्थर से भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई काम कर रहे हैं और फिर कोई अड़चन लगा रहे हैं, आप उसे कुछ बोलो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को जवाब भी देना बहुत जरूरी है।
और जब आप जवाब देंगे तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। आप क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जब वो ईंट का जवाब पत्थर से देना चालू कर देती है ना, अपने सीधेपन को जब वो भूल जाते हैं, और जब ईंट का जवाब कोई जवाब दिया उसका जवाब देना चालू कर देते हैं तो वो सभ्य कहलाना चालू कर देते हैं। पहले बेचारे सीधे थे ना, कुछ किसी को बोलते नहीं थे तो उन्हें बेवकूफ समझा जाता था, उनको गधा बोला जाता था। लेकिन जब वो किसी सवाल का जवाब देना वो चालू कर दिए ना, तो जो लोग थे वो उन्हें सभ्य समझना चालू कर दिया कि वो क्या है, सभ्य लोग, अच्छे लोग है ना। इसलिए कोई भी सवाल करे तो उसका जवाब भी देना क्या है, बहुत जरूरी है। अपनी गति के समान जो काम मुझे करने मिल रहा है हम उसके काम को हमेशा क्या करें, करते हैं। बुरा, लेकिन गधे का एक छोटा भाई है और भी है जिसकी उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। बुरा, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और है, कौन है, गधे का एक छोटा भाई है ना, उसका नाम है बैल। और जो बैल जो होता है ना वो गधे से थोड़ा ही कम है, बेचारा उसका भी ना बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। किसका, बैल का, उससे थोड़ा ये क्या है, कम है ये। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ का बछिया के ताव का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सबसे कह लिए, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं। कुछ लोग क्या कहते हैं, बछिए का ताव कहते हैं। बछिए का ताव कहने का मतलब बैल। कभी कभी बेवकूफ किसी को बैल ज्यादा बेवकूफ रहता है, ज्यादा सीधापन रहता है तो उसको गधा कहा जाता है, और उससे कम रहता है तो उसको बैल कहते हैं। तो बैल जो है ना वो गधे से कम नहीं, बैल जो है वो गधे से कम है, उसका क्या है, छोटा। और उसके बच्चे का क्या बोला जाता है, पाँव बोला जाता है ना, पाँव मतलब है ना। और कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों श्रेष्ठ कहेंगे, लेकिन बहुत लोग क्या कहते हैं, बैल को ना बेवकूफों में श्रेष्ठ बोला जाता है। लेकिन प्रेमचंद जी ये नहीं बोलते, लोग कहते हैं, लेकिन मेरा जो विचार है वो बेवकूफों में जो श्रेष्ठ है वो कौन है, बैल है ना। वो बता रहे बेवकूफों में जो श्रेष्ठ है, जिसका सीधेपन का सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता है, उसमें यदि प्रथम स्थान की यदि बात की जाए तो उसमें गधा आएगा, दूसरे नंबर की बात की जाए तो उसमें बैल आएगा, है ना। बोले बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी रियल बैल को देखने में आता है, और कभी ऋतु का अपनापन असंतोष प्रकट कर देता है, अथवा उसका ध्यान गद्दी से नीचे। कभी कभी क्या होता है, बैल को गुस्सा आ जाता है ना, तो कभी कभी अपना जो गुस्सा जो होता है
वो लोगों पे क्या करता है, प्रकट कर देता है। कभी कभी उससे असंतोष की जो भावना होती है बैल के अंदर, तो क्या करता है कि वो असंतोष की जो उसके अंदर भावना जो होती है, उस भावना को वो क्या करता है, उजागर करके वो दिखाता है अपनी, मतलब उसके अंदर जो असंतोष की जो भावना है उसे वह क्या करता है, दिखा देता है। लेकिन जो गधा होता है ना, वो कभी दिखाता नहीं। उसे खाना तो भी, उसे खाना ना मिले तो भी, उसे 4 डंडा भी पड़ जाए तो भी वह कुछ बोलता नहीं। हमेशा क्या होता है, आगे बढ़ते रहता है और वह काम करते रहता है। बोला उसका तेल उसका स्थान गड्ढे से नीचे। लेखक ने बोला कि जो उसका जो स्थान है वो गड्ढे से क्या है, नीचे। किसका, बैल का। जो पहला स्थान में गधा है और दूसरे स्थान में कौन है, बैल। पहला स्थान में गधा और दूसरे स्थान में बैल, और दोनों क्या है, बड़ा और छोटा भाई। बोले झूरी काठी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पर पछाई जाती थे, देखने में सुंदर, गांव में चौकस ढील में ऊंचे, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों भाईचारा हो गया। तो छुरी काकी के 2 बैल थे, एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम था मोती। दोनों क्या थे कि देखने में बहुत ही सुंदर थे। झूरी काकी के 2 बैल थे, एक था हीरा और एक था मोती। और दोनों क्या थे कि देखने में बहुत ही सुंदर थे। दोनों बेचारे झूरी काकी के यहां बहुत दिनों तक रहने के बाद क्या हुआ कि दोनों में मित्रता हो गई। कोई भी इंसान हो या जानवर यदि एक साथ कुछ समय तक रहेगा तो होगा क्या कि दोनों के बीच भाईचारे की जो भावना है वो बढ़ जाएगी। कभी कभी होता है कि 2 लोग 5 मिनट 10 मिनट 30 मिनट आधे घंटा 1 घंटा एक साथ यदि रहते हैं तो उन लोगों में क्या होता है कि आपस में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती की जो भावना जो होती है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। और ये दोनों क्या होते हैं, दोस्त बन जाते हैं। तो हीरा और मोती थे, बहुत दिनों से एक साथ रह रहे थे। और जब एक साथ रह रहे थे कुछ दिनों से, बहुत दिनों से, तो हुआ क्या कि उन दोनों में दोस्ती हुई। एक तरह भाईचारे से रहने का हम लोगों में क्या हो गया, आदत से पड़ गई और वे दोनों भाईचारे से रहना प्रारंभ कर दिया, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। मेरे दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मुक्त भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कर सकते।
करते, दोनों एक साथ आमने सामने बैठे रहते और एक साथ आमने सामने बैठने के बाद मुख भाषा में मतलब बैल क्या बोलता है क्या नहीं। लेकिन जानवर जो होते हैं ना वो उलट करते हैं, लेकिन हम जो मनुष्य होते हैं वो उनकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो दोनों के बीच मुख की जो भाषा जो होती है ना वो क्या बात करते थे ये लेखक को भी समझ नहीं आ रहा। हीरा और मोती आपस में क्या बात करते थे इसको बतलाने का जो प्रयास प्रेमचंद जी ने किया वो सही तरीके से नहीं कर पाए। क्या बातें हो रही थी उनकी बीच क्या, और दोनों मुख भाषा में आपसी भाषा में समझ जाते थे। यह एक अविश्वसनीय बात है। दोनों मुख भाषा का प्रयोग करते हुए भी कुछ समझ जाते थे, एक दूसरे की बातों को समझ जाते थे। यह जो है एक विश्वसनीय चीज है कि वे लोग जो होते हैं वो एक दूसरे की भाषा को कैसे जान जाते थे। ये किसी को समझ में नहीं आता। बुरा दोनों एक दूसरे चाटकर सुनकर अपना प्रेम को प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग से मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते तो नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीय भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, बैल धप्पा दोनों लगता है। तो कभी कभी होता क्या था कि गुप्त शक्तियां, जिस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से प्रेम भावना करता है, प्रेम भावना को प्रकट करता है, उसी तरह दोनों बैल क्या करते थे, आपसी में चाट कर प्रेम को बढ़ाते थे। एक बैल दूसरे बैल को उसके गले लग के सींग को लड़ाते, सींग का लड़ाना हुआ, लड़ाई नहीं करना, आपसी प्रेम को बढ़ाना। और आपसी प्रेम को बढ़ाने के लिए दोनों क्या करते थे कि अपना जो उन दोनों का जो सींग जो होता था ना, उसको वो क्या करते थे, टकराते थे। और सींग को टकराने के बाद जो आपसी जो दोनों के बीच जो भावना की जो थी उसको नहीं बढ़ाने का प्रयास किया। वो प्रयास करते थे, दोनों पैर रहते थे, दोनों मुख भाषा में अपनी भावनाओं को समझ जाते थे कि क्या हमें करना है। एक दूसरे को चाटकर उसकी जो प्रेम की जो भावना थी वो दोनों बैल आपस में दिखाते थे। दोनों का जो सींग जो होता था उसको आपस में लड़ाकर उसे अच्छा करने का वो प्रयास करते थे। उसको ठीक करने का क्या करते थे, वो प्रयास करते थे, है ना। बुरे धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ खुशखुशी कुछ हल्की सी रहती है। जिस दिन ज्यादा विश्वास नहीं किया जाता है, जिस वाक्य दोनों बैल हल गाड़ी में जो गर्दन हिला हिलाकर चलते उस वक्त हर एक की यह चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रही। दिन भर बेचारे दोपहर या संध्या पर दोनों खुलते तो एक दूसरे चाट सुनकर थकान मिटा दिया करते थे। बेचारे जब उन दोनों के बीच जब बोझ डाल दिया जाता था ना, तो वे अपनी गर्दन को हिलाते थे और
वो लोग ये प्रयास करते थे कि ज्यादा से ज्यादा जो बोझ जो है वो हमारे ऊपर है। और बेचारे दिन भर उन लोगों को खेत में जोता जाता था, और दिन भर खेत में जब उनको जोता जाता था, बेचारे जब उससे खुलते जब वो थे तो आपस में चलकर, आपस में गले मिलकर हुए अपने प्रेम को व्यक्त करते थे। जो थकान जो होती थी दिन भर की, उसको उन्होंने मिटाने का वो क्या किए, प्रयास करते थे। और जो उनकी थकान जो होती थी, उस थकान को दूर करने के लिए वो प्रयास करते थे, है ना। बड़े संयोग की बात है, झूरी बड़े नाक में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ में मुंह डालते और साथ बैठते। एक मुंह हटा देता तो दूसरा ही हटा लेता। संयोग की बात है, झूरी एक बार गोई ससुराल भेजी, बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे। समझे मालिक ने हमें बेच दिया, अपना यूं बेच जाना उन्हें। एक बार क्या हुआ, जब वो मुंह जब नाक पे ले जाते थे तो दोनों एक साथ ले जाते थे, और एक हटा दिया तो दोनों हटाते, मतलब दोनों एक साथ डालते थे और एक साथ हटाते थे। सोचिए उस मूक प्राणी में कितना प्रेम की भावना थी कि एक अजीब मुंह के अंदर डाल दिया तो दूसरा भी उसमें, और एक कभी हटा दिया तो दूसरा भी हटा दिया। ये दोनों के बीच के प्रेम की वो भावना थी, है ना। बढ़िया। इसी पर आप लोग पकड़े ना, तो हुआ क्या कि जो झूरी के जो साला थे, उनको जो हीरा मोती जो थे उसको झूरी ने अपने साली के पास बेच दी। और जब ले जाने लगा झूरी का साला हीरा मोती को, तो दोनों के बीच ले जाने में मुझे लगा कि हमें कोई नया जगह ले जाया जा रहा है। और जब कोई चीज को, किसी भी लोग को, जानवर हो या पशु हो, किसी को यदि नया जगह ले जाया जाए तो वह अपने आप को असहाय फील करता है, उसे लगता नहीं कि हमें कहां ले जाया जा रहा है। तो क्या हुआ कि झूरी के साला थे, उसके पूरा दोनों बैलों में पूरा पसीना उतार दिया बेचारा ले जाकर। बेचारा किसी तरह वो उसको अपने घर तक ले गया, और ले जाने के बाद वह क्या होता आगे बढ़ते हैं, बोले पीछे से हाथता, दोनों बाएं दाएं भागते, पगलियां पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। बेचारा कभी इधर बाएं यदि बैल को करता तो बैल दाएं हो जाते, बेचारा पीछे से उसके पकिया को खींचता तो उसे और जोर लगाते, है ना। बैल को ले जाने में उसे बहुत सारी परेशानी हुई। बोले अगर ईश्वर ने उन्हें मानी दी होती तो झूरी पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। यदि उन दोनों बैलों को इतना लगाव हो गया था झूरी घर पे, तो यदि उनकी भाषा यदि होती ना तो वे ये कहते कि यदि मेरे अंदर तो रे तुम मुझे क्यों बेच रहे हो उसके का, क्योंकि वो जगह था ना, उस जगह से उनको क्या गया था, बहुत लगाव हो गया। और बहुत ज्यादा लगाव हो जाने के बाद क्या होता है कि एक जगह उसे रहने में अपना मन लगता है कि हम गरीबों को क्यों बेच आया उसके यहां।
उसे तो ले जाने में इतना परेशान किया दोनों बैल कि बेचारे वो क्या हो गया, जो था ना वो परेशान हो गया। आगे करता पीछे, पीछे होता दाएं, दाएं करता बाएं हो जाते। बोले हमने तो तुम्हारी सेवा में करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। अगर इतनी कड़ी मेहनत के काम ना चलता तो और काम लेता। वो तो इस कहते थी मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की, मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की, आगे तुम कुछ और बोलता तो मैं तुम्हारे साथ कुछ और करता। लेकिन क्या कमी रह गई थी कि आज तुम मुझे उस अपने साले के यहां तुम मुझे बेचा। यदि तुम मुझे पहले यदि बताया होता तो मैं तुम्हारी बात को बहुत ज्यादा मानता। तुम्हारे हर काम को मैं कर रहा था, लेकिन तुम क्यों अपने साले के बाद तुम जो है वो उसे बेच आया। बोले अपने मुंह भाषण सलाह की कि दूसरे कलक्षों से देखा, लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों जोर मारकर पगा थोड़ा डाले घर की तरफ चले। पग ये बहुत मजबूत है, हनुमान ना हो सकता कि बैलों ने तोड़ दिया हो सकेगा, पर इन दोनों में समय पूरी शक्ति आ गई और एक उसे झटके देकर रखे। दोनों के घर तो पहुंच गए, लेकिन जो बघी से जो बांधा गया था ना, उसको उन्होंने इतनी तेज शक्ति लगाई कि उस बघे को तोड़ दिया। और जब उस बघे को जब उन्होंने तोड़ दिया ना, तो ये विश्वास भी नहीं होता जोरी सालों को कि ये जो है, ये दोनों बैल जो है वो इसको क्या करेंगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जो बघी है वो झुरी से जो हीरा मोती जो है वो इसको तोड़ देंगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। और प्रातः काल में क्या होता है कि दोनों बैल जब वहां पहुंच जाते हैं ना, तो झूरी का आत्मा भी हो जाता है कि मैं जिसे बेच दिया, एक बैल को मैंने जिसे मैं रखा बेच दिया, वो हमारे हमसे इतना प्रेम करता है कि वह जो है वो हमारे घर आ गया। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। कल नेक्स्ट कक्षा में हम इसी चैप्टर को फिर से पढ़ाएंगे। तब तक आप इसको आगे पढ़िए और अच्छा से समझाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।